राजस्थान के एक गांव में एक शादी हो रही थी। शादी में लड़का घोड़ी पर चढ़ने वाला था। लड़का घोड़ी पर चढ़ता है, घर का पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज उनके बेटे की आखिर शादी जो हो रही थी। जैसे ही वो उस घोड़ी को लेकर गांव में को निकलता है, यानी दूल्हा गांव में को निकलता है, तो गांव के कुछ दबंग लोग उसके पास आते हैं और उसे घोड़ी पर से नीचे उतरने के लिए बोलते हैं। उस लड़के को जबरन जबरदस्ती घोड़ी से नीचे उतारा जाता है, उसकी बेइज्जती करी जाती है और उससे बोला जाता है कि आखिर तुमने किससे पूछकर इस घोड़ी के ऊपर बैठने का प्लान करा, किससे पूछकर तुमने सोचा कि तुम गांव में को घोड़ी पर निकलोगे, वो भी दूल्हा बनने के बाद। तुम नीची जाति के हो और तुम्हें अपनी औकात में रहना पड़ेगा। दोस्तों, उस दूल्हे की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है, लेकिन शायद गांव के इन दबंग लोगों को यह नहीं पता था कि यह दूल्हा बाद में अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों मर्डर्स कर डालता है। न जाने कितने लोगों से फिरौती लेता है, न जाने कितने लोगों को किडनैप कर लेता है और न जाने कितने ही पुलिस वालों को भी वो अपने अपने तरीके से टॉर्चर करता है। फिलहाल सुखदेव गोगामेडी की गोली मारकर जो हत्या करी गई है, उसी हत्या में एक नाम बहुत ज्यादा जो आगे आ रहा है और वो जो नाम है दोस्तों, वो है आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह यानी राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, और आज मैं आपसे उसी के बारे में डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स यानी आनंदपाल सिंह के केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान का एक जिला नागौर, और उसी जिले में एक गांव लगता है सांवलात। 31 मई 1975 को आनंदपाल का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम था हुकम सिंह और मां का नाम था निर्मल कंवर, और वो एक रावणा राजपूत जाति से बिलोंग किया करता था। शुरुआत में पढ़ाई में आनंदपाल बहुत अच्छा था, पढ़ाई करने में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन जैसे ही आनंदपाल बड़ा होता है, उसके पिताजी चाहते थे कि वो आर्मी में भर्ती हो, लेकिन आनंदपाल अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, देखने में सुंदर था। जब भी कहीं वो जाता था तो अपने स्टाइल का, अपने कपड़ों का, अपने जूते का और सिर पर हैट पहनने का, आंखों पे अच्छा चश्मा पहनने का वो शुरू से ही ध्यान रखा करता था। आनंदपाल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके पिताजी चाहते थे कि वो फौजी बने, देश की सेवा करे, लेकिन आनंदपाल के अपने खुद के अलग सपने थे। वो एक टीचर बनना चाहता था और टीचर बनने के लिए ही उसने बीएड की पढ़ाई भी करी थी। आनंदपाल के घर वाले शादी तय कर देते हैं और जिस दिन उसकी शादी हो रही थी, उसे घोड़ी पर चढ़ना था। घोड़ी पर चढ़ भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो गांव में को निकल रहा था तो गांव के कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। गांव के लोग उसे नीचे उतारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम रावणा जाति के हो, यानी तुम रावणा राजपूत हो, तुम वो राजपूत नहीं हो जो हम राजपूत हैं। उस गांव में बाकी के जो लोग थे वो राजपूत थे, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम रावणा राजपूत हो, तुम्हारी जो बिरादरी है वो नीची है, तुम हमारे सामने घोड़ी पर चढ़ने के लायक नहीं हो, तुम हमसे आंखों में आंखें डालकर नजरें नहीं मिला सकते, इसीलिए एक काम करो, बगैर घोड़ी के अपनी घुड़चढ़ी करो, यानी अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें बगैर घोड़ी के इस गांव में को निकलना पड़ेगा। यहां पर आनंदपाल सिंह को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। वो उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, उनके हाथ जोड़ता है, लेकिन वो दबंग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। फिर उसका एक दोस्त था जिसका नाम था जीवन सिंह गोदारा, और जो उस टाइम पर एक छात्र नेता था, यानी स्टूडेंट्स का एक लीडर हुआ करता था। उस इलाके में उसकी अच्छी खासी पैठ थी, उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी, और वो आनंदपाल सिंह का दोस्त था। आनंदपाल सिंह उसे फोन करके उस गांव में बुलाता है। वो अपने और भी कई सारे साथियों के साथ में उस गांव में आता है, यानी सांवरात गांव में आता है, और गांव में आने के बाद आनंदपाल और बाकी के दबंग लोगों का समझौता कराकर चला जाता है। लेकिन यहां पर आनंदपाल के दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा घर कर गई थी। मान के चलिएगा कि वो आनंदपाल जो कभी टीचर बनना चाहता था, अब उसके सपने पूरी तरह से अलग हो चुके थे। अब उसे अपने समाज से और अपने आजू बाजू के लोगों से एक अंदाज में नफरत हो गई थी। वो अपनी इस बेइज्जती का जैसे तैसे बदला लेना चाहता था। अब उसकी जिंदगी में बिल्कुल अलग मोड़ आ चुके थे और वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात दोबारा से अपने उसी साथी से, जिसका नाम था जीवन सिंह गोदारा,
उससे होती है और उससे मिलने के बाद अब आनंदपाल सिंह भी एक छोटे मोटे इलेक्शंस में अपना हाथ आजमाता है। एक दो इलेक्शंस को वो जीत भी जाता है तो एक दो इलेक्शंस को वो हार भी जाता है। अब इसी दौरान उसकी किसी दूसरी पार्टी से झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, यानी ये बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस वाले आते हैं, आनंदपाल सिंह को जेल में डाल देते हैं। अब आनंदपाल सिंह के खिलाफ, आनंदपाल सिंह के हिसाब से जो बातें, जो मैंने जब इस केस की स्टडी करी तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी कि आनंदपाल सिंह को यहां पर लगा कि उसके खिलाफ पुलिस वालों ने कुछ गलत सलत धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर डाला है। यानी जो सामने वाली पार्टी है जिससे झगड़ा हुआ है, ज्यादा गलती उन लोगों की थी, आनंदपाल की कम गलती थी, लेकिन आनंदपाल के खिलाफ ज्यादा बड़े एक्शंस लिए गए। कुछ दिनों के बाद आनंदपाल सिंह जेल से बाहर आता है, लेकिन अब उसकी मुलाकात क्रिमिनल लोगों से होना शुरू हो गई थी। अब उसके मिलने जुलने वालों में कोई आम लोग नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर वो लोग हुआ करते थे जो क्रिमिनल्स थे, यानी उसका संबंध क्रिमिनल्स लोगों से बढ़ने लगा था। इसी बीच आनंदपाल के दिमाग में आता है कि अब मुझे पैसा भी कमाना है और पैसा कमाने के लिए वो सही राह नहीं चुनता, वो एक ऐसी राह चुनता है जिसमें केवल और केवल बदनामी ही थी। असल में वो शराब की तस्करी करना शुरू कर देता है। अब शराब की तस्करी के दौरान भी उसके कई लोगों से बहुत ज्यादा झगड़े हुआ करते थे। यानी मान के चलिएगा कि आए दिन आनंदपाल को कहीं लोग पीट दिया करते थे तो आनंदपाल कई बार बदला लेने के लिए उन्हीं लोगों को दिन दहाड़े मार कर या फिर पीट कर आया करता था। धीरे धीरे उसका नाम क्रिमिनल्स की लिस्ट में बढ़ने लगा था। पुलिस वालों से उसकी जान पहचान होने लगी थी। पुलिस वाले उसे कई बार गांव से ही उठाकर थाने ले जाने लगे थे और अब वो एक अपराधी के तौर पर पब्लिक के सामने आने लगा था। यहां पर कुछ लोग उसके खिलाफ थे तो कुछ लोग उसके फेवर में भी इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। शराब की तस्करी करते करते उसका कद बढ़ने लगा था, उसके पास पैसा भी आने लगा था। इसी बीच उसका जो साथी था जिसने उसकी शादी में समझौता करवाया था, नाम था जीवन सिंह गोदारा। जीवन सिंह गोदारा से उसकी कुछ बात बिगड़ जाती है, उन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और आनंदपाल सिंह जीवन सिंह गोदारा को ही, यानी अपने दोस्त को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। फिर एक दिन जीवन सिंह गोदारा उसके हत्थे चढ़ जाता है और वो उसकी हत्या कर डालता है। जीवन साथी की हत्या के बाद अब बहुत सारे और भी क्रिमिनल्स उसको जानने लगे थे। ये बात जैसे तैसे पुलिस में पहुंची और ये बात आनंदपाल सिंह के जाति में भी पहुंची। लेकिन जो जीवन सिंह गोदारा था वो जाट बिरादरी का था और जो आनंदपाल सिंह था वो राजपूत बिरादरी का था। अब बात यहां पर जैसे तैसे जातीय सिस्टम में भी आ गई थी, यानी बिरादरीवाद भी होने लगा था। यहां पर राजपूत लोग आनंदपाल सिंह के फेवर में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो जीवन सिंह गोदारा की मौत के बाद जितने भी जाट थे वो आनंदपाल सिंह के खिलाफ इकट्ठा होने लगे थे और अब आनंदपाल सिंह का नाम एक गैंगस्टर के नाम के साथ जुड़ने लगा था। यूपी बिहार के कई सारे ऐसे गैंगस्टर हुआ करते थे जिनके पास जाकर आनंदपाल सिंह उनसे हथियारों की सप्लाई लिया करता था, उनके साथ हथियारों की सप्लाई किया करता था। तो कई बार मर्डर्स करने के लिए उनकी सपोर्ट लिया करता था और कई बार उनकी सपोर्ट किया भी करता था। और अब आनंदपाल सिंह डकैती, धमकाना, उगाही ये सारे काम करने शुरू कर चुका था जो भी एक गैंगस्टर के हिसाब से वो कर सकता था। अब आनंदपाल सिंह का कद बढ़ता ही जा रहा था, उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। आनंदपाल सिंह के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए वो एक अंदाज में अलग ही तरह का तरीका अपनाया करता था। एक बार एक सेल्समैन से उसकी बात बिगड़ जाती है। वो सेल्समैन को अपने पास बुलाता है, उसे एक बड़े से पत्थर से पीट पीट कर मार डालता है। मारने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े करता है और उसकी हड्डियों को, यानी उसके जो बचे हुए टुकड़े थे, उन्हें तेजाब में डाल देता है। तेजाब में डालने के बाद में वो उसकी हड्डियों के टुकड़ों को पीसता है। और एक बार उसकी एक इंसान से लड़ाई और भी हुई थी, यानी जिसे वो नफरत करने लगा था। उसे मारने के लिए सबसे पहले वो उसे पंखे पर उल्टा टांगता है और उसके बाद में उसके गले को
काट देता है और अपना खौफ पब्लिक में बहुत ज़्यादा जमाने के लिए वो उसकी लाश को पब्लिक के सामने ऐसे ही डाल देता है। यानी लोग ताकि डरें, और उसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि चारों तरफ आनंद पाल सिंह ही होने लगी थी। जैसे जैसे उसका खौफ बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ रहे थे, यानी पुलिस वाले भी और सरकार भी उसके पीछे पड़ रही थी। लेकिन अगर बात करें कुछ पुलिस वालों के बारे में और आनंद पाल के बारे में, तो आनंद पाल अपनी जिंदगी को, अपनी गैंगस्टर लाइफ को उस टाइम पर इस अंदाज में लेके चल रहा था कि कुछ पुलिस वाले भी उसके फैन बन चुके थे। और अगर बात करें आनंद पाल सिंह के तरीकों के बारे में, तो वो सबसे पहले अपनी जितने भी कारनामे किया करता था, यानी जो भी कुछ काम किया करता था, वो अपने उस काम के लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया हुआ था और उस पेज पर मान के चलिएगा 10 दिन बाद उसे कोई बड़ा काम करना है, यानी किसी का मर्डर करना है, किसी से फिरौती लेनी है, किसी को किडनैप करना है, तो 10 दिन पहले फेसबुक पर कुछ ऐसा अपलोड किया करता था जो एक तरह से सामने वाले के लिए चैलेंज हो। जैसे उसने एक बार 2 AK-47 की तस्वीर डाली थी अपने फेसबुक के पेज पर और नीचे लिखा था कि कुछ ही दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद ही उसने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी वो जो कुछ भी किया करता था उसे करने से पहले फेसबुक पर एक अंदाज में चैलेंज किया करता था। अब कुछ पुलिस वाले उसके फैन भी बन चुके थे, यानी हिंदुस्तान में मान के चलो कि आनंद पाल सिंह के फेसबुक पर बहुत सारे फॉलोवर्स थे, और उन फॉलोवर्स में कुछ लोग राजपूत बिरादरी के थे तो कुछ लोग गैर बिरादरी के भी थे जो आनंद पाल सिंह के साथ ही रहा करते थे, यानी उसकी बातों को फॉलो किया करते थे और उसकी बातों से पूरी तरह से एग्री किया करते थे। राजस्थान के जितने भी व्यापारी थे वो आनंद पाल सिंह से खौफ खाया करते थे, क्योंकि आनंद पाल सिंह उनसे उगाही किया करता था, उनके पास जाया करता था, उन्हें धमकाने के बाद उनसे पैसे लेकर आ जाया करता था। अब कई बार व्यापारियों ने पुलिस वालों से गुहार लगाई और एक बार आनंद पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद आनंद पाल सिंह को बीकानेर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। बीकानेर की जेल में कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आनंद पाल सिंह के पहचानने वाले यानी उसके दुश्मन उसे वहां पर पहचान लेते हैं और आनंद पाल सिंह और उसके एक दोस्त पर बीकानेर की जेल में उसके दुश्मन हमला कर देते हैं। वहां पर आनंद पाल सिंह तो बच गया, लेकिन उसका जो एक दोस्त था वो दोस्त मारा गया। बाद में आनंद पाल सिंह ने हमलावरों को वहीं पर उसी जेल में अपने हाथों से मार गिराया। लेकिन बाद में आनंद पाल सिंह को पता चलता है कि जिन लोगों ने उस पर हमला कराया था वो जीवन सिंह गोदारा के ही साथी थे। जीवन सिंह गोदारा वही इंसान जिसने उसकी शादी में घुड़चड़ी वाले दिन समझौता करवाया था और आनंद पाल सिंह ने जीवन सिंह गोदारा को मार डाला था। उसी की मौत का बदला लेने के लिए बीकानेर की जेल में आनंद पाल सिंह पर हमला करवाया गया था, लेकिन यहां पर भी आनंद पाल सिंह बच गया। आनंद पाल दिन पर दिन फेमस हो रहा था, लोगों में उसकी पैठ बढ़ रही थी, बहुत लोग उसे जान चुके थे। राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं से भी अब उसकी जान पहचान बन चुकी थी, लेकिन वो बीकानेर की जेल में बंद था और बीकानेर की जेल में उस पर जैसे तैसे उसकी मौत का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा था। अब पुलिस वालों ने उसे वहां से अजमेर की जेल में शिफ्ट कर दिया। अजमेर की जेल में जाने के बाद आनंद पाल सिंह अपने हिसाब से अपने छूटने की प्लानिंग बनाता है, यानी वो जेल से भागने की प्लानिंग बनाता है। असल में होता क्या था, आनंद पाल सिंह अजमेर की जेल से अदालत जाया करता था पेशगी के लिए। अब वो यहीं पर प्लानिंग बनाता है जैसे तैसे जेल को तोड़ के भागने की, और प्लानिंग बनती है उस दौरान जिस दौरान वो पेशगी के लिए गाड़ी में जाएगा, उसी दौरान वो जैसे तैसे भागेगा। लेकिन कैसे? क्योंकि उसके आसपास में पुलिस हुआ करती थी और पुलिस वालों के पास AK-47 जैसे हथियार हुआ करते थे। यहां पर मैं आपको रोककर बोलना चाहता हूं कि आनंद पाल सिंह को भी AK-47 ही चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। अब तक आनंद पाल सिंह के पास में ऑटोमेटिक हथियार भी इकट्ठे हो चुके थे। AK-47 से लेकर ऐसा कोई हथियार नहीं था जो उस समय का आधुनिक हथियार ना हो और वो आनंद पाल सिंह के पास में ना हो। अब आनंद पाल पुलिस वालों की गिरफ्त से भागने की प्लानिंग बनाता है। 2015 में एक रोज अजमेर की जेल से बीकानेर उसको जाना था, यानी अदालत में जाना था।
क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले केस में बरी हुआ था और उसी की खुशी मनाने के लिए वो अपने साथ में जो पुलिस वाले थे, यानी जो पुलिस वाले गाड़ी से उसको लेकर जा रहे थे, उनको मिठाई बांटता है। मिठाई वो सभी को बांट देता है, लेकिन एक पुलिस वाला जिसका नाम था शक्ति सिंह और एक उस गाड़ी का ड्राइवर, उन दोनों लोगों को वो मिठाई नहीं बांटता। जितने भी बाकी लोगों ने मिठाई खाई थी वो मिठाई खाने के तुरंत बाद बेहोश हो जाते हैं और आनंद पाल सिंह के साथी दूसरी गाड़ी से आते हैं और आनंद पाल सिंह जिस गाड़ी में जा रहा था, पुलिस वालों की गाड़ी, उस पर हमला करते हैं और आनंद पाल सिंह को छुड़ा कर ले जाते हैं। यहाँ पर शक्ति सिंह नाम का वो व्यक्ति, पुलिस वाला जो था, वो आनंद पाल से मिला हुआ था। अब ये चीज़ बिल्कुल सच्ची लगे कि हाँ वो लोग आए थे, उन्होंने गाड़ी पे हमला करा और वो हमला करके आनंद पाल सिंह को छुड़ा कर ले गए। इस बात को सच्ची लगाने के लिए वो लोग शक्ति सिंह यानी जो पुलिस वाला था उसके पैर में गोली भी मार देते हैं ताकि सब कुछ एकदम सच लगे। अब आनंद पाल पुलिस की गिरफ्त से तो भाग चुका था, लेकिन वो पूरी तरह से सरकारी अफसरों और बड़े बड़े नेताओं और पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की नजरों में आ चुका था। अब कई नेता ऐसे भी थे जिनका आनंद पाल सिंह से भी कनेक्शन था। वो आनंद पाल सिंह से मिला करते थे अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर आनंद पाल की बहुत ज़्यादा चलती थी। उसकी बिरादरी में कुछ लोग उससे नफरत किया करते थे, तो एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप था जो आनंद पाल को सपोर्ट भी किया करता था। इसीलिए कई सारे ऐसे लीडर्स भी थे, ऐसे नेता भी थे, बड़े बड़े नेता थे जो आनंद पाल से मिले हुए थे अपने अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए। अब कहीं ना कहीं वो नेता भी आनंद पाल से कतराने लगे थे, यानी उनको लगने लगा था कि आनंद पाल ने अब बहुत ज्यादा अति कर दी है, क्योंकि जब वो पुलिस की गिरफ्त से भागता है तो पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल जाती है। राजस्थान के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लीडर्स को और बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स को इस बात का पता चल चुका था। अब जैसे तैसे बड़े बड़े जो लीडर्स बैठे हुए थे वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे, यानी वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्हें डर होने लगा था कि कहीं किसी बात की पोल आनंद पाल सिंह ना खोल दे, लेकिन इस बात का आनंद पाल को भी पता चल चुका था, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि उससे कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो उससे मिले हुए थे, जिनसे उसकी घुसपैठ हुआ करती थी। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी थे जो उसके बहुत अच्छे से फेवर में थे। धीरे धीरे बहुत सारे लीडर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और अब वो चाहते थे कि उसका एनकाउंटर हो जाए। और इस बात का आनंद पाल को भी पता था कि जो लीडर्स हैं जिससे उसकी जान पहचान है, उनमें से बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। इसीलिए मई 2017 में आनंद पाल ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को पकड़ा और उससे बातचीत करी। उससे कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन मैं सरेंडर करने के लिए अपनी एक शर्त भी आगे रखना चाहता हूं। मेरे ऊपर जितने भी केसेस लगे हुए हैं, हर केस की अच्छे से जांच की जाए, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरे ऊपर कई केसेस ऐसे भी लगाए हैं जिनमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है। यानी उसका सीधा सीधा मतलब यह था कि जो मैंने केसेस करे हैं वो मेरे केसेस केवल कुछ ही ऐसे केसेस हैं उनमें से जिनको मैंने अंजाम दिया है। बाकी पुलिस वालों ने वो सारे के सारे मेरे ऊपर झूठे लगाए हुए हैं। लेकिन यहां पर किसी भी अंदाज में आनंद पाल की एक भी नहीं चलती, यानी उसकी उन लोगों से बात नहीं बनती जो उसे सरेंडर कराने के लिए सरकार से बातचीत करते हैं। उधर सरकार की तरफ से आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के ऑर्डर्स निकलने शुरू हो चुके थे। अब राजस्थान के चीफ जस्टिस से भी आनंद पाल बात करवाने की कोशिश करता है और उनसे कहलवाने की कोशिश करता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं और मैं अब बाहर इस अंदाज में घूमना नहीं चाहता। लेकिन पुलिस वाले उसके पूरी तरह से एनकाउंटर की तैयारी कर चुके थे। लेकिन पुलिस वालों को और सरकार को सभी को पता था कि अगर आनंद पाल सिंह के सामने एनकाउंटर होगा तो उसके पास AK-47 के साथ साथ बड़ी बड़ी ऐसी ऑटोमेटिक गन्स भी हैं जिनसे वो हमला करेगा तो बहुत ज्यादा हानि पुलिस वालों को पहुंचेगी। कई सारे पुलिस वाले उसके हमले में मर भी सकते हैं। इसीलिए पुलिस वाले एक अलग से ही टीम संगठित करते हैं, एक टीम बनाते हैं और उस टीम को बाकायदा अपने अंदाज में अलग तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, केवल और केवल आनंद पाल सिंह से लड़ने के लिए। कई महीनों तक पुलिस वालों को आनंद पाल सिंह से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। AK-47 से लेकर AK-56 कई सारे ग्रेनेड टाइप के हथियार पुलिस वालों को दिए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें पूरी तरह से ट्रेंड होना है, क्योंकि आनंद पाल सिंह के सामने जाना किसी खतरा मोल लेने से कम नहीं है। वो भी यानी आनंद पाल सिंह खुद तुम्हारी हत्या कर सकता है,
तुम तो उसकी हत्या करने क्या जाओगे। अब 24 जून 2017 को पुलिस वालों को पता चलता है कि रुपेश पाल, जो आनंद पाल सिंह का भाई है, और दूसरा है देवेंद्र, दोनों हरियाणा के सिरसा में छुपे हुए हैं। पुलिस वाले जैसे तैसे वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन दोनों को दबोच लिया जाता है। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर तुम आनंद पाल सिंह का रास्ता यानी उसका एड्रेस हमें बता दोगे तो हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। और उन दोनों में से एक बंदा टूट जाता है और वो फिर आनंद पाल सिंह का एड्रेस बता देता है। अभी तक पुलिस वालों को यह लगता था कि आनंद पाल सिंह देश में ही नहीं है, यानी वो दुबई भाग चुका है। लेकिन जब पुलिस वालों को पता चलता है कि आनंद पाल यहीं पर यानी राजस्थान के चूरू, एक जिला है चूरू, और उसी चूरू में गांव लगता है मोलासर, उसी मोलासर गांव में श्रवण सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर पर रह रहा है। पुलिस वाले वहां पर सीधा सीधा अपने मुखबिरों को भेज देते हैं। पुलिस वालों के मुखबिर वहां पर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि आनंद पाल सिंह जैसा ही एक व्यक्ति वहां पर रह रहा है। तो पुलिस वालों को लगता है कि यह खबर पूरी तरह से पक्की है और फिर पुलिस वाले 150 कमांडोज को लेकर और ऑटोमेटिक वेपन से लैस होकर उस मकान पर पहुंच जाते हैं। उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अनाउंस करके आनंद पाल सिंह को बोला जाता है कि आनंद पाल सिंह साहब अब आप सरेंडर कर दो। लेकिन आनंद पाल यहां पर सरेंडर नहीं करता। जैसे पुलिस वाले उसको अनाउंस करके बोला करते थे तो आनंद पाल सिंह उसी तरफ गोली चला दिया करता था। अब जैसे तैसे पुलिस वालों में और आनंद पाल दोनों में मुठभेड़ होती है। दोनों में पुलिस फायरिंग यानी पुलिस फायरिंग करती है, उधर से आनंद पाल सिंह भी फायरिंग करता है। दोनों तरफ से पूरे 100 राउंड चलते हैं और 100 राउंड चलने के बाद आनंद पाल सिंह की मौत हो जाती है। आनंद पाल सिंह को पेट में, छाती में और कंधे में पूरी 6 गोलियां लगती हैं। पुलिस वाले उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और उसे वहां से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब तक ये खबर पूरे हिंदुस्तान में और पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आनंद पाल सिंह से कुछ लोग नफरत किया करते थे, तो ऐसे बहुत लोग थे जो उसे फॉलो किया करते थे, यानी जिनको आनंद पाल सिंह बहुत ज्यादा पसंद था। खास तौर पर राजपूत बिरादरी का आनंद पाल सिंह एक अंदाज में नायक था, यानी वो उनके लिए हीरो था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि उनके हीरो की डेथ हो चुकी है, वो सीधा सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जिस हॉस्पिटल में आनंद पाल सिंह की डेड बॉडी को रखा गया था। एक डीप फ्रीजर में उसकी डेड बॉडी को रखा गया था। कम से कम 50,000 लोग उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। पुलिस वालों के खिलाफ 50,000 लोग सीधा सीधा हो जाते हैं। देखते ही देखते ये नारेबाजी दंगों में तब्दील हो जाती है। राजस्थान के कई सारे शहरों में दंगे होते हैं, नाकेबंदी की जाती है, टायर फूके जाते हैं और पुलिस के खिलाफ गुस्सा पूरी तरह से लोगों में फूट जाता है। आंदोलन होते हैं और इन्हीं आंदोलन में एक नाम था जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था, वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। और दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसका आपको पता ही है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो आनंद पाल सिंह की जब हत्या हुई थी यानी उसका एनकाउंटर हुआ था, तो पूरे 20 दिन तक कम से कम 50,000 लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे थे और आगजनी कर रहे थे, टायर जला रहे थे। और ये सारा कुछ हुआ था एक क्रिमिनल के लिए, यानी एक गैंगस्टर के लिए। तो दोस्तों, ये था आनंद पाल सिंह के बारे में पूरी डिटेल्स। और अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।